अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले पाकिस्तान के आइन को बनाने के लिए जो मुश्किलात थी वो पढ़ी। उसके साथ साथ हमने देखा कि क्या सबब था कि आइन ताख़ीर से बना, कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और उसके साथ हमने बुनियादी उसूलों की कमेटी की पहली रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट, फिर मुख्तलिफ़ वज़ीर आज़म जो थे उनकी वज़ारतों का टूटना। उसके साथ फिर हमने जो पहली दस्तूर साज असम्बली थी उसका तहलील होना भी पड़ा, मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला, 1 यूनिट पड़ा। और इन सारे मराहिल से गुजरने के बाद फ़ाइनली पाकिस्तान का पहला आइन 1956 में तैयार हो गया, जो कि 23 मार्च 1956 को नाफिज किया गया। तो आज हमारा टॉपिक है कि 1956 के आइन के अहम खदोखाल, यानी उसके फ़ीचर्स, उसके जो मेन पॉइंट्स थे वो क्या थे। सबसे पहली चीज़ है कि ये आइन तहरीरी था, यानी लिखी हुई फॉर्म में था। दुनिया के ज़्यादातर ममालिक के आइन लिखी हुई शक्ल में है, लेकिन कुछ ममालिक जैसे कि बरतानिया है, उसका आइन दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे आइन गैर तहरीरी है। तो आइन गैर तहरीरी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान का पहला आइन लिखी हुई शक्ल में था और मुख्तसर नोयत का था, यानी बहुत डिटेल वाला नहीं था, बहुत लंबा नहीं था। इसकी सिर्फ 234 दफ़ात थी। दफ़ात बेसिकली हम कहते हैं कुछ शिकें होती हैं जो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती हैं, ठीक है, वो होती हैं। जैसे आइन की दफ़ा होती है मुख्तलिफ, जैसे मरकज़ी हुकूमत के इख्तियारात से रिलेटेड होगी, सूबाई हुकूमतों के, या अगर आपने कभी कोर्ट के फ़ैसले सुने होंगे तो आपने सुना होगा कि आइन की दफ़ा डैश 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 के तहत उसको ये सज़ा दी जाती है, या फांसी की सज़ा, आपको पता होगा। तो मुख्तलिफ ये होती हैं आइन की दफ़ात, जो बेसिकली आइन तो होता है हुकूमत के और रियासत के जो बेसिक फ़ीचर्स हैं उनको वाज़े करता है, स्टेट को वाज़े करता है, उसके इख्तियारात और फ़राइज़ का एक मुकम्मल स्ट्रक्चर या ढांचा हमें देता है। तो ये आइन 234 दफ़ात पर था। 13 अबवाब यानी चैप्टर थे, इसके हिस्से थे, और 6 गोशवारे यानी 6 इसके पार्ट्स बनते थे। आइन के इफ्तिताहिया में करारदाद मकासद को शामिल किया गया। करारदाद मकासद जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने उसमें बताया था कि 1956 और 1962 1962 के आइन दोनों में ये आइन के स्टार्ट में इफ्तिताहिया यानी प्रीएम्बल, जब हम बुक खोलते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें नज़र आती है, तो इफ्तिताहिया में दोनों शामिल थे, दोनों आइनों में ये शामिल थी। और 1973 के आइन के में मैंने बताया था कि उसका ये एक हिस्सा है। तो उसके बाद सेकंड आती है कि वफाकी आइन, यानी आइन के अंदर ये बेसिकली आइन यही होता है ना कि वो बताता है कि रियासत का ढांचा कैसा है, वो रियासत वफाकी है या वहदानी है, पार्लिमानी है, सदारती है, जमहूरियत है या नहीं है, दीनी रियासत है, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखती है या गैर मजहबी रियासत है। तो पाकिस्तान के आइन में भी ये तय किया गया कि पाकिस्तान एक वफाकी रियासत होगी। वफाकी रियासत बेसिकली उन रियासतों को बनाया जाता है जो आबादी के लिहाज से बड़ी होती हैं, रकबे के लिहाज से बड़ी होती हैं, और जहाँ मुख्तलिफ़ ज़ुबानें और मुख्तलिफ़ कल्चर वाले लोग रहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में था बंगाली जो थे, सूबा बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, मशरक़ी पाकिस्तान के लोग जो वो बिल्कुल अलग कल्चर से ताल्लुक़ रखते थे, बिल्कुल अलग ज़ुबान बोलते थे। पंजाबी अलग हैं, सिंधियों का जो कल्चर है, ज़ुबान है, वो अलग है, और सूबों के इलाकाई जोग्राफियाई हालात भी अलग हैं। तो इस तरह के ममालिक में जो ज़्यादा बेहतर निज़ाम रहता है वो वफाकी होता है, और वफाकी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, उस निज़ाम को कहते हैं जिसमें आइन के तहत इख्तियारात को मरकज़ में और सूबों में तकसीम किया जाता है। मरकज़ी हुकूमत अलग होकर काम करती है और सूबाई हुकूमतें अलग से काम करती हैं, यानी मरकज़ में भी हुकूमतें होती हैं और सूबों में भी हुकूमतें मुख्तलिफ काम कर रही होती हैं। तो पाकिस्तान का आइन वफाकी था, यानी ये तय किया गया था कि एक हुकूमत मरकज़ में होगी और बाकी सूबाई हुकूमतें होंगी। जैसे अभी भी देखिए, मरकज़ में वज़ीर आज़म है इमरान खान, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, हमारी एक पार्लियामेंट है, हमारे सारे जो वज़रा हैं उन पर मुश्तमिल हुकूमत है जिसको काबीना कहते हैं। लेकिन हर सूबे की अलग अलग हुकूमत भी है, जैसे कि हमारे पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हैं, सिंध के हैं, इसी तरह बलूचिस्तान के हैं, इसी तरह KPK के हैं। तो अलग अलग सूबों की अपनी अपनी हुकूमतें हैं। तो इस निज़ाम को हम कहते हैं वफाकी निज़ाम। लेकिन उस वक़्त पाकिस्तान का जो वफाकी निज़ाम था वो 2 सूबों पर मुश्तमिल था। क्यों 2 सूबों पर मुश्तमिल था? क्योंकि 1955 में पाकिस्तान को जो मगरबी पाकिस्तान के 4 सूबे थे उनको मिलाकर एक सूबा बना दिया गया था, जो कि था मगरबी पाकिस्तान, और मशरक़ी पाकिस्तान वो हिस्सा था जो सूबा बंगाल था, जो कि अब बांग्लादेश है, उस इलाके पर मुश्तमिल था। तो वफाक 2 सूबों पर मुश्तमिल था, यानी एक हुकूमत मगरबी पाकिस्तान में बननी थी,
एक मशरकी पाकिस्तान में, और एक हुकूमत मरकज़ी हुकूमत बननी थी जिसने इन दोनों हुकूमतों को कंट्रोल करना था, इनके साथ मिलकर चलना था। एक मगरबी पाकिस्तान और दूसरा मशरकी पाकिस्तान। इख्तियारात हुकूमत को मरकज़ और सूबों में 3 फ़हरिस्तों में तकसीम किया गया। एक मरकज़ी हुकूमत की इख्तियारात की फ़हरिस्त, दूसरी सूबाई हुकूमतों के इख्तियारात की फ़हरिस्त और तीसरी मुश्तरका इख्तियारात की फ़हरिस्त थी। अच्छा, जब आपको मैंने 1935 का एक्ट पढ़ाया था, तो उसमें भी मैंने बताया था कि जब भी कोई वफाकी हुकूमत बनती है, उसमें इख्तियारात की तकसीम की जाती है, जिसमें ज़्यादातर जो मरकज़ी हुकूमत होती है उसके पास इख्तियारात रखे जाते हैं दिफ़ा के, उसके फ़ॉरेन अफ़ेयर्स, अमूर ख़ारजा, उसके साथ करेंसी और टैक्सेशन, ये सारे जो महकमे हैं, ये महसूलात वगैरह जो टैक्सेस होते हैं ये, और इसके साथ ये कम्युनिकेशंस वगैरह, ये जो इदारे हैं इनके ऊपर मरकज़ी हुकूमत का कंट्रोल होता है। जबकि जो सूबाई हुकूमतें होती हैं वो रेलवे का निज़ाम, पुलिस का निज़ाम, तालीम, सेहत, ये वाले इदारे इनके पास होते हैं। तो पाकिस्तान के भी जो आइन था उसमें इसी तरह मरकज़ी हुकूमत के इख्तियारात की फ़हरिस्त बनाई गई थी, जो कि दुनिया में हर वफाकी हुकूमत जिन मरकज़ी इख्तियारात को रखती है उसके पास वो इख्तियारात थे। सूबाई हुकूमतों में वो इख्तियारात थे जो दुनिया में वफाकी हुकूमतें जिन महकमों को सूबों की हुकूमतों के पास देती हैं। और तीसरी मुश्तरका इख्तियारात की फ़हरिस्त थी। ये एक ऐसी फ़हरिस्त होती है जिसके ऊपर मरकज़ी और सूबाई दोनों हुकूमतें कानून साज़ी कर सकती हैं, लेकिन अगर दोनों में कोई इख्तिलाफ़ आ जाए तो बरतरी मरकज़ी हुकूमतों को होती है। और आइन में काफ़ी हद तक सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी दी गई थी। यानी सूबाई खुद मुख्तारी का एक देरीना मुतालबा था मशरक़ी पाकिस्तान का, तो उसको पूरा किया गया और सूबों को काफ़ी हद तक खुद मुख्तारी दी गई। यानी वो अपने इलाके की हदूद में अपने लिए कानून साज़ी कर सकते थे, उनका नफाज़ कर सकते थे, अपने इलाकों की तरक्की के लिए काम कर सकते थे, और मरकज़ी हुकूमत बिला वजह उनके कामों में मुदाखलत नहीं करती थी। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसके अंदर था, वो ये था कि आइन लचकदार रोयत का था, यानी इसमें तब्दीली की गुंजाइश थी, आसानी के साथ तब्दीली की जाती थी। इसमें कौमी असम्बली के हाजिर अरकान की 2/3 अक्सरियत आइन में तरमीम की मिजाज थी, जिसकी तौसीक यानी आखिरी मंजूरी सदर करता था। यानी ये बहुत लचकदार आइन था, फ्लेक्सिबल था। लचकदार आइन वो होता है जिसमें आसानी से तब्दीली की जा सके। तो तब्दीली क्या थी कि कौमी असम्बली के अगर हाजिर अरकान हैं और वो 2/3 अक्सरियत से किसी तरमीम को पास करेंगे तो तरमीम हो जाएगी। तो ये बहुत आसान तरीका है। उसके बाद चौथा इसका पॉइंट ये था कि पार्लिमानी निज़ाम था। पार्लिमानी निज़ाम वो होता है जिसमें मुकन्ना में और इंतज़ामिया में, यानी पार्लियामेंट में और जो हुकूमत होती है उसमें हम आहंगी पाई जाती है। वज़ीर-ए-आज़म और उसकी काबीना पार्लियामेंट में से लिए जाते हैं और उनका ताल्लुक़ अक्सरियती पार्टी से होता है। वो पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होते हैं और तब तक अपने ओहदों पर रहते हैं जब तक पार्लियामेंट चाहती है। तो ये पार्लिमानी निज़ाम पाकिस्तान में भी कायम किया गया था और मुल्क का सरबराह सदर था। सदर के पास पार्लिमानी निज़ाम में हमेशा बराए नाम यानी ना होने के बराबर इख्तियारात होते हैं। वो रियासत का तो सरबराह होता है, यानी ओवरऑल स्टेट का, मुल्क का सरबराह उसको माना जाता है, लेकिन हुकूमत का असल सरबराह वज़ीर-ए-आज़म होता है। असल इख्तियारात का सरचश्मा ही वज़ीर-ए-आज़म था। इस आइन के तहत भी वज़ीर-ए-आज़म को अपनी काबीना को चुनने का मजाज़ था, यानी उसको खुद चुन सकता था, खुद सेलेक्ट कर सकता था। वज़ीर-ए-आज़म और उसकी काबीना कौमी असम्बली के सामने, काबीना यानी उसकी हुकूमत के जितने भी अफराद उसके साथ थे, वो सब कौमी असम्बली के सामने अपने अमाल के लिए जवाबदेह थे। सदर को कौमी असम्बलियाँ और सूबाई असम्बलियाँ मिलकर 5 साल के लिए मुंतखब करती थीं। सदर का मुआख़ज़ा कौमी असम्बली की 2/3 अक्सरियत से मुमकिन था। मुआख़ज़ा यानी अगर उसको उसके ओहदे से हटाया जाए तो कौमी असम्बली की 2/3 अक्सरियत ऐसा कर सकती थी। कौमी असम्बली की अक्सरियत वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का इख्तियार रखती थी। यानी ओवरऑल सदर, वज़ीर-ए-आज़म या वज़रा कोई भी अपने ओहदे पर सही तरीके से काम ना करें तो पार्लियामेंट को उनको हटाने का इख्तियार भी था। इसलिए पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम राइज था। 5वां पॉइंट ये है कि इसके तहत यक-ए-वानी मुकन्ना थी, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। बेसिकली हर वफाकी मुल्क के अंदर 2 ऐवानी मुकन्ना होती है। हर का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जहाँ पर वफाकी निज़ाम है वहाँ पर बायकैमरल सिस्टम होता है, यानी 2 ऐवानी मुकन्ना होती है। और कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर 1 ऐवानी मुकन्ना है, जैसे चाइना है। चाइना में वफाकी निज़ाम है, लेकिन चाइना में वाहदानी निज़ाम है और बायकैमरल है, यूनिकैमरल है वहाँ पर भी। तो इसी तरह बेसिकली जो 2 ऐवानी मुकन्ना है वो इसलिए बनाई जाती है कि अगर किसी मुल्क के अंदर मुख्तलिफ सूबे पाए जाते हों और उन सूबों की आबादी में फ़र्क हो,
तो छोटे सूबों को इस बात से मुतमईन किया जाता है कि पार्लियामेंट के 2 ऐवान बनाए जाएंगे। एक ऐवान में जमहूरियत के तकाज़ों के मुताबिक हमेशा जो ऐवान ज़ेरी है वहाँ जहाँ पर अवाम अपने वोटों से डायरेक्ट मुंतखब करके अपने नुमाइंदों को भेजते हैं, वहाँ पर हमेशा जो इख्तियारात हैं उसके पास जो लोअर ऐवान है उसके पास ज़्यादा होते हैं, जिसको आप नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली भी कहते हैं या ऐवान ज़ेरी कहते हैं। उसके पास इख्तियारात ज़्यादा होते हैं और वहाँ पर आबादी के तनासब से नुमाइंदगी होती है, तो वहाँ पर आबादी कभी भी बराबर नहीं होती। जैसे कि इंडिया के मुख्तलिफ सूबे हैं, जैसे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबे हैं अभी, तो पंजाब की आबादी ज़्यादा है। पंजाब के तकरीबन हाफ़ आबादी है, हाफ़ पॉपुलेशन है सिंध की, और फिर उससे थोड़ी कम केपीके की और बलूचिस्तान की तो बहुत कम पॉपुलेशन है अभी तक। तो जो एक ऐवान है, अगर इसमें हर सूबे को आबादी के तनासब से नुमाइंदगी दी जाती है तो ये जमहूरियत का तकाज़ा है, ऐसा करना ज़रूरी होता है। लेकिन इससे वो सूबे जिनकी आबादी कम हो वो डिससैटिस्फाई होते हैं, तो उनको सैटिस्फाई करने के लिए दूसरा ऐवान बनाया जाता है जहाँ पर तमाम सूबों को बराबर नुमाइंदगी दी जाती है। उसके इख्तियारात ऐवान ज़ेरी जैसे नहीं होते जहाँ अवामी नुमाइंदे आते हैं, लेकिन इससे एटलीस्ट जो छोटे सूबे हैं उनको इतनी उनको सेटिस्फेक्शन ज़रूर होती है कि अगर एक ऐवान से किसी सूबे के हक में कोई ना पास हो सके, कोई बिल ना पास हो सके, तो दूसरे ऐवान में एटलीस्ट जहाँ पे सारे सूबों को बराबर नुमाइंदगी हासिल होती है, वहाँ पर उनको ये फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो पाकिस्तान में ऐसा कोई उस वक़्त तक पाकिस्तान में 2 ऐवानी मुकन्ना की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा इसलिए था कि वहाँ उस वक़्त पाकिस्तान के 2 ही सूबे थे, मशरिकी और मगरबी, और मगरबी पाकिस्तान के चारों सूबों में को मिलाकर 1 यूनिट बनाया गया था। तो 1 यूनिट में और जो मशरिकी पाकिस्तान था उसमें उनकी आबादियों में कोई फ़र्क नहीं था। इसलिए एक ऐवान बनाया गया और इस एक ऐवान में दोनों इलाकों से 150 मेंबर्स दिए गए, तो ऐसा वो ख़तरा ही ख़त्म हो गया कि एक ऐवान में आबादी की बुनियाद पर नुमाइंदगी होगी, तो दूसरा ऐवान इसलिए बनाया जाता है कि बराबर नुमाइंदगी दी जाए, ताकि दोनों छोटे बड़े सूबे आबादी के लिहाज से जो हों वो मुतमईन हो जाए। लेकिन अब दोनों पाकिस्तान के 2 ही सूबे थे और दोनों की आबादी बराबर थी, इसलिए मुकन्ना का एक ऐवान बनाया गया जो 300 अरकान पर मुश्तमिल था, और उसमें 150 मगरबी पाकिस्तान से और 150 मगरबी पाकिस्तान थे। इसके अलावा ख़वातीन के लिए 10 नशिस्तें मखसूस थी, जिनमें 5 मशरिकी और 5 मगरबी पाकिस्तान से मुंतखब होना थी। असम्बली की मुद्दत 5 साल थी। तो यक ऐवानी मुकन्ना बनाई गई थी। बेसिकली इसमें पॉइंट याद रखने का यही है कि 300 अरकान थे, 150 दोनों ऐवानों से, और 5-5 जो नशिस्तें थी वो फ़ीमेल्स के लिए स्पेसिफाइड थी। आपको जो मैंने इतनी डिटेल में बताया यक ऐवानी मुकन्ना का और 2 ऐवानी मुकन्ना का, इसकी ज़रूरत का, वो जस्ट आपके नॉलेज के लिए है। इसके अंदर पॉइंट सिर्फ यही आएगा कि इस आइन के तहत यक ऐवानी मुकन्ना बनाई गई थी। उसके बाद इस आइन के तहत अदलिया की आज़ादी की ज़मानत फ़राहम की गई। आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया। दोनों सूबों में 2 हाई कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया गया। ये भी मरकज़ी हुकूमत में होता है, सॉरी वफ़ाक़ी हुकूमत में होता है कि एक हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट मरकज़ी हुकूमत में होती है और जितने सूबे हों उतनी हाई कोर्ट्स। तो 2 सूबे थे, 2 हाई कोर्ट्स बननी थी, और चीफ़ जस्टिस और जजों की तकर्री सदर पाकिस्तान ने करनी थी। जजों को मुलाज़मत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, यानी उनको सदर जो था वो चीफ़ जस्टिस और जजेस को का जो जजेस थे हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के, उनको अपॉइंट कर सकता था, लेकिन उनको उनके ओहदों से हटा नहीं सकता था। उनकी बरतरफ़ी सिर्फ मुआख़ज़ा यानी इम्पीचमेंट की कार्रवाई के ज़रिए मुमकिन थी, जो कि कौमी असम्बली की 2 तिहाई अक्सरियत से मुमकिन थी, और उसकी तौसीक़ सदर करता था। यानी अदलिया को आज़ाद बनाने की कोशिश की गई कि उनको अपॉइंट सदर कर सकता था, वो भी कानूनी अहलियत की बुनियाद पर, लेकिन उनको उनके ओहदों से हटा नहीं सकता था। अगर किसी जज को किसी संगीन जुर्म की में या अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करने की सूरत में या किसी गद्दारी की सूरत में उसके ओहदे से हटाना हो, तो कौमी असम्बली ने 2 तिहाई अक्सरियत से ऐसा करना था। उसके बाद वाहिद शहरियत, पाकिस्तान के शहरियों को सिर्फ वाहिद शहरियत हासिल होगी, तमाम शहरी पाकिस्तानी कहलाएंगे। ये चीज़ आइन में इसलिए शामिल की गई थी क्योंकि पाकिस्तान वफाक था और कई वफाकी ममालिक में दोहरी शहरियत हासिल होती है, ख़ास तौर पर उन वफाकी ममालिक में जहाँ पर जोग्राफियाई फ़ासला बहुत ज़्यादा हो, जैसा कि अमेरिका। अमेरिका 50 यूनिट्स का एक स्टेट है, और उसकी जो जितने भी उसके शहरी हैं वो जिस स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क से, वाशिंगटन से, अलास्का से, हवाई से, कनेक्टिकट से, मैसाचुसेट्स, जिस भी स्टेट से उनका ताल्लुक़ हो, उनको जैसे एक न्यूयॉर्क उनका जो सूबा है या
जिसको वो स्टेट कहते हैं, वैसे वो सूबा है, सूबे से जो ताल्लुक़ रखता है उसको एक अपनी शहरियत, अपना पासपोर्ट अपने सूबे का हासिल होता है, और एक मरकज़ी जो हुकूमत है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उसका। तो पाकिस्तान के जो था आइन, उसमें वाज़ेह किया गया कि पाकिस्तान के तमाम शहरियों को सिर्फ़ एक ही शहरियत हासिल होगी जो कि पाकिस्तानी होगी। ऐसा इसलिए था कि पाकिस्तान का जो दूसरा हिस्सा था वो इससे 1600 किलोमीटर दूर था, और ये दुनिया की एक वाहिद एक ऐसी रियासत थी जिसका एक हिस्सा इससे बहुत दूर वाक़ था, जो कि मशरक़ी पाकिस्तान अब बांग्लादेश है। अगर आप नक्शे पे भी देखते हैं तो एक तरफ पूरे पाकिस्तान के चारों सूबे हैं जो जुग्राफियाई लिहाज से मिले हुए हैं, दरमियान में पूरा इंडिया का इलाका आता है, और उसके राइट साइड पे ये इलाका आता है जो कि उस वक़्त पाकिस्तान का हिस्सा था। तो ऐसा इसलिए किया गया कि वाज़ेह किया गया कि इतना ज़्यादा जुग्राफियाई फ़ासला होने के बावजूद पाकिस्तान के तमाम शहरियों को एक ही शहरियत हासिल होगी। एक मरकज़ी हुकूमत की शहरियत और दूसरी रियासती हुकूमतों की शहरियत, जो कि बाकी ममालिक में हासिल होती है जैसे कि अमेरिका, लेकिन पाकिस्तान में वाहिद शहरियत के असूल को तस्लीम किया गया था। उसके बाद जो थे वो बुनियादी हकूक़, आइन के मुताबिक शहरियों को वो तमाम हकूक़ हासिल होंगे जिसकी ज़मानत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में फ़राहम की गई है। फ़र्स्ट ईयर में अक़वाम मुत्तहिदा के चैप्टर में आपने पढ़ा था, जो अक़वाम मुत्तहिदा ने 25 जो बुनियादी हकूक़ हैं जो कि हर रियासत पर लाज़िम किए हैं कि वो अपने शहरियों को देगी, जैसे जान माल का तहफ़्फ़ुज़, आज़ादी तहरीर, तक़रीर, नक़्ल व हरकत की आज़ादी, और इज्तिमा की आज़ादी, मुख्तलिफ़ जो ऑर्गनाइज़ेशन अंजुमनें बनाने की, सियासी जमातें बनाने की, ये सारी जो जितनी भी आज़ादियाँ थी जो उसके अंदर शामिल थी, ये तमाम जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत दी गई आज़ादियाँ हैं 1956 के आइन में, ये वाज़ेह किया गया था कि वो पाकिस्तान के तमाम शहरियों को हासिल होंगी। कानून की नज़र में सब बराबर होंगे, सब लोगों को माशरती, सियासी और माशी हकूक़ हासिल होंगे। किसी शहरी को बिला जवाज़ यानी बग़ैर किसी रीज़न के गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। गिरफ़्तारी की सूरत में उसे सफ़ाई का मौका फ़राहम किया जाएगा, और इन हकूक़ को अदालती तहफ़्फ़ुज़ मयस्सर होगा, यानी अगर किसी शख़्स के ये हकूक़ उसको नहीं मिलते तो वो अदलिया का दरवाज़ा खटखटा सकता है। इन हकूक़ की पामाली की सूरत में शहरियों को अदलिया से रुजू करने की इजाज़त होगी। उसके बाद 9th पॉइंट आता है सरकारी ज़ुबानें। 1956 के आइन के तहत उर्दू और बंगाली 2 पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबानें करार दी गईं, लेकिन ये वज़ाहत की गई कि जो सरकारी ज़ुबान थी वो उस वक़्त तक अंग्रेज़ी थी, वो आइंदा 25 साल तक राइज रहेगी, क्योंकि बहुत सारा दफ्तरी मवाद अंग्रेज़ी ज़ुबान में ही था जो पहले से चला आ रहा था अंग्रेज़ों के दौर से। तो उसके बारे में यही फ़ैसला किया गया कि वो फ़िलहाल वही अंग्रेज़ी रखा जाएगा जो कि दफ्तरी ज़ुबान होगी। उसके बाद इस्लामी दफ़ात हैं। आइन की रूह से पाकिस्तान का नाम इस्लामी, कई दफ़ात थी जो आइन के अंदर जो टोटली इस्लाम से रिलेटेड थी। इस्लामी दफ़ात इस आइन के अंदर कौन-कौन सी थी? पहली चीज़ ये थी कि पाकिस्तान का नाम पूरा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया था। उसके अलावा दूसरी इस्लामी शरीयत थी कि सदर के लिए मुसलमान होना लाज़मी था। करारदाद मकासद को आइन के इफ्तिताहिया में शामिल किया गया था, जिसकी रूह से हाकिमियत अल्लाह ताला की होगी, और इख्तियारात को अवामी नुमाइंदे एक मुक़द्दस अमानत के तौर पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्तेमाल करेंगे, और अवाम को अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजारेंगे। कोई कानून ऐसा नहीं बनेगा जो कुरान और सुन्नत से तसादुम रखता हो, यानी उससे कोई टकराव रखता हो। कोई चीज़ कुरान और सुन्नत में वाज़ेह तौर पर हराम है तो उसको जो इस्लामी रियासत है पाकिस्तान की, उसके अंदर जायज़ नहीं करार दिया जा सकता, और ना ही वो नाफिज़ुल अमल होगा, यानी उसको नाफिज़ नहीं किया जाएगा। मुल्क से सूद, इस्मत फ़रोशी, जुआ और शराब की लानत का ख़ात्मा किया जाएगा। पाकिस्तान को एक फ़लाही मुमलिकत बनाया जाएगा। फ़लाही मुमलिकत भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। वेलफेयर स्टेट जो अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करती है। तो ये सारे वो जो आइन की शिकें थीं, ये सब की सब वो थीं जो इस्लामी दफ़ात थीं जिनका ताल्लुक़ इस्लाम से था, और आइन के अंदर इनको शामिल किया गया था। उसके बाद आइन के तहत कुछ इदारे थे जो कि आइन में दर्ज था कि इन इदारों को आइन के तहत कायम किया जाएगा, जिनमें इदारा तहकीकात इस्लामी, पब्लिक सर्विस कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ऑडिटर जनरल काबिल ज़िक्र हैं। ये तमाम इदारे अपने अपने दायरा इख्तियारात में अमल करने के मजाज थे। दायरा इख्तियारात में यानी जो उनकी ड्यूटीज़ थी उसमें वो काम करने के पाबंद थे, वो अपना काम उन ड्यूटीज़ के तहत कर सकते थे। इन इदारों की डिटेल कुछ मैं बता देती हूँ ब्रीफली आपको। तहकीकात इस्लामी एक आप कह लें कि इन्वेस्टिगेशन टाइप का इदारा था, जिसने जो राइज कवानीन थे उनको और इस्लामिक रिसर्च को आगे लेकर चलना था। पब्लिक सर्विस कमीशन वो इदारा होता है जो सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनकी तकर्री करता है फ़ेयर तरीके से, जिसमें रिश्वत या बाकी चीज़ों को अमल दखल नहीं दिया जाता, और एक ख़ास तरीके से इम्तिहानात लेते हैं ज़ुबानी और रिटन, और फिर उसके बाद
मुख्तलिफ जो सरकारी इदारे हैं वहाँ पर जो अफराद हैं उनका तकर्रुर करते हैं। उसके बाद चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर या ये इदारा ये जो ओहदा था ये है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि पूरे मुल्क के अंदर एक फ़ेयर इलेक्शन कराने का ज़िम्मेदार होता है, जिसने इलेक्शन की निगरानी करनी होती है। और ऑडिटर जनरल जो कि मरकज़ी हुकूमत का कानूनी मशीर या लीगल एडवाइज़र होता है। तो यहाँ पर हमारे 1956 के आइन के खदोखाल फ़ीचर्स ख़त्म होते हैं।